हाय फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट लेक्चर एकेडमिक फर्स्ट लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें अपन पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, टैक्स रेट्स क्या क्या है वो पढ़ेंगे और कैलकुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो अपना पूरा फोकस इन दो पार्ट पे रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। करेक्ट ना, मतलब आपके लाइफ का या करियर का इनकम टैक्स का पहला ये लेक्चर है प्रोफेशनल लेवल पे। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा रहेगा बट दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ बिफोर गोइंग अहेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोट्स फ्रॉम सर्टन पर्सन। द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स। मतलब अपन जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल है। अगेन आई रिपीट, डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल है ना। ये कुछ इनकम टैक्स के जोक्स है। करेक्ट ना, आपने अगर टैक्स एक बार दे दिया तो टैक्स देने के बाद फीलिंग कैसी आती है सर? फीलिंग ऐसी आती है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। कैसी फीलिंग आती है? हाउ अ काउ फील्स आफ्टर शी हैज बीन मिल्क्ड। अब फाइन इज अ टैक्स फॉर डूइंग रॉन्ग। जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, अपन ने सिग्नल तोड़ा तो अपने को पकड़ के फाइन लेते हैं, बट टैक्स इज इट इज़ फॉर डूइंग वेल। आपने ईमानदारी से पैसा कमाया है जो आप इनकम टैक्स में दिखा रहे, सो आपने अच्छा काम किया, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। बहुत बुरी बात है। बॉर्न फ्री टैक्स टू डेथ, मतलब जन्म पैसे में कोई टैक्स नहीं है, बट एक बार आपका जन्म हो गया तो मरते दम तक कोई ना कोई आपको टैक्स भरना ही है। ठीक है, तो एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है। नाउ अभी सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, मतलब आप स्टूडेंट नहीं, मेरे जितने क्लाइंट है वो भी पूछते हैं कि सर हम टैक्स क्यों दें? सब मेहनत हमने की है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें? मेहनत हमने की है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें सर? एकदम सही क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि देखो, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड मनी फॉर दिस फोर पर्पज। यू वांट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, you want water, you want electricity connection, you want 5G, yes you want express railway, express highway, good aircraft, करेक्ट, मैक्सिमम कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा? तो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो फास्टर, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। यू नीड सिक्योरिटी, यस सर वी नीड सिक्योरिटी, तो उसके लिए पैसा चाहिए। रेलवे, रोड, वो सब अपने को होना ज़रूरी है, करेक्ट ना। तो इन सब के लिए, अच्छा अभी इससे आप खुश नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट, आई नो दैट। आप बोलेंगे सर कहाँ पे सर? बारिश के सीजन में तो हमारे घर के बाहर गवर्नमेंट पर्सनल स्विमिंग पूल बना के देती है। पर्सनल स्विमिंग मतलब खड्डे जो रहते हैं ना, उसको बोलता है पर्सनल स्विमिंग पूल। हाँ, वो बना के देती है सर। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दे आर टेकिंग मनी फॉर दिस। सो इन सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का आता है कि सर हम टैक्स क्यों दें? इसलिए आपको टैक्स देना दोस्तों ज़रूरी है। अच्छा, ये जो टैक्स है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं पहले एक एक लाइन पढ़ता हूँ, अभी आपको नोट्स रिफर करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ना। पहले 1 घंटा अपन बेसिक डिस्कशन करेंगे, नोट्स तो आपके पास है, मैं नोट्स सभी पढ़ने वाला हूँ, बट अभी पहले एक बेसिक बैकग्राउंड में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब मैं नोट्स पढ़ूंगा तो आपको समझने के लिए बेटर होगा। तो नोट्स के जो पहले 5-6 पेजेस है, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, एंड जिन लोगों को डाउट है आप मेरे को भेज सकते हैं, फिर अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भेज सकते हैं। जो लाइव वर्चुअल मेरे को देख रहे हैं आप मेरे को मोबाइल पे भेज सकते हैं, मैं आपके मोबाइल पे मैसेज देख ही रहा हूँ, तो जिनको डाउट है आप मेरे को भेज सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड वालों को डाउट है तो जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं। चलो, ना डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स है डायरेक्टली इंकर्ड एंड पेड बाय द पर्सन कंसर्न। इनडायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय द पर्सन बट दे आर रिकवर्ड फ्रॉम द अनदर पर्सन। बहुत ही सिंपल है, बताता हूँ। जैसे अभी आपके पेरेंट्स, जैसे आप सब अभी स्टूडेंट, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, करेक्ट ना। आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सो दे आर अर्निंग सम इनकम, या तो फिर उनका बिजनेस इनकम होगा, उनका रेंटल इनकम होगा, जॉब करता रहेगा, डिविडेंड, बैंक एफडी, जो भी इनकम उनको मिल रहा है उस पर टैक्स वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो अपने पॉकेट को पिंच करता है। बहुत बुरा लगता है, मतलब किसी की देने की इच्छा नहीं होती कि सर ये क्या है सर, नहीं देने की इच्छा। काफ़ी लोग जुगाड़ झोल भी करते हैं, करने दो, आप मत करना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स विच इज़ पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? पे मैं कर रहा हूँ,
लेकिन वो मैं बाद में सामने वाले से रिकवर कर रहा हूँ। मतलब क्या सर? बहुत सिंपल है। आपने मेरा क्लास ज्वाइन किया है तो आपने जो मेरे को फीस दिया है उसमें जीएसटी इंक्लूड है, वो मैंने गवर्नमेंट को भरा है। तो भरा है विपुल सर ने, बट कलेक्ट आपसे किया है। भरा है विपुल सर से, वो कलेक्ट आपसे किया है। बराबर है क्या? यस। तो ये आपसे मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन भरा किसको है? तो मतलब इसका बर्डन इनडायरेक्टली आपके ऊपर आता है, तो इसको हम बोलते हैं बर्डन पास ऑन। करेक्ट ना? इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो इसको नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों दिया है? क्योंकि इनडायरेक्टली बर्डन आपके ऊपर आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ध्यान से थोड़ा समझिए। टाटा मोटर जो है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। टाटा मोटर कार मैन्युफैक्चरर है, सबको पता है, उसमें क्या बड़ी बात है। इन्होंने कार सेल किया डीलर को, डीलर ने कार सेल किया कस्टमर को। ठीक है? तो टाटा मोटर ने कार सेल किया डीलर को, डीलर ने कार सेल किया कस्टमर को। अभी जब हम कार का सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया है, इस पे जो जीएसटी है वो उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, क्योंकि जीएसटी इज ए नॉट अ रेवेन्यू ऑफ टाटा मोटर्स। हाँ, उनकी कार का प्राइस 10 लाख रुपए है, वो उनका रेवेन्यू है, उस पर जो भी जीएसटी लगता है वो गवर्नमेंट ने लगाया है, तो वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो उन्होंने डीलर से कलेक्ट किया। डीलर ने क्या किया, तो मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूं, मतलब इजी रहेगा। डीलर से कलेक्ट किया जीएसटी, गवर्नमेंट को दे दिया। डीलर ने क्या किया, गवर्नमेंट को पे किया। गवर्नमेंट को क्या किया, पे किया। तो डीलर ने किससे कलेक्ट किया, कस्टमर से, गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है। नाउ अभी इसमें आप देखेंगे तो एग्जैक्टली एंड एंड बर्डन किस पे है बताओ, सब लोग आंसर दो, किस पे बर्डन आए? करेक्ट, कस्टमर पे आए। क्योंकि पहले टाटा मोटर्स ने जो टैक्स लगाया वो डीलर को लगाया, डीलर ने टैक्स कस्टमर को लगाया, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर के जेब पे खर्चा है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इसका इनडायरेक्टली जो बर्डन है, इसका इनडायरेक्टली जो बर्डन है वो कस्टमर के सर पे आता है। जैसे आपने मेरे क्लासेस लिए, मैंने आपसे जीएसटी लिया है, मैंने गवर्नमेंट को दिया है, तो आपको लग रहा है कि विपुल सर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, एकदम करेक्ट है, बट दैट जीएसटी गोज टू गवर्नमेंट, दैट जीएसटी गोज टू गवर्नमेंट, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका वर्किंग कैसे होता है अपन इसमें भी ध्यान नहीं देंगे। अब ये डीटी का लेक्चर है, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा तो इसके रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स अभी अराइज हुए हैं वो अपन जीएसटी में हैंडल करेंगे। अभी मैं बस वर्ड इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने अगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो इट विल टेक 30 मिनट्स। आई नो आपको जो भी डाउट है नहीं है तो अच्छी बात है, यानी किसी को डाउट आया है रिगार्डिंग कैलकुलेशन कैसे होगा, सो आई एम सॉरी, थोड़ा समय दो, ये जब मैं जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा उस समय अपन देखेंगे। अभी मैं डीटी पढ़ा रहा हूँ, मैंने खाली शब्द इंट्रोड्यूस किया कि इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिसका बर्डन अपन पास ऑन करते हैं। आपने नियरेस्ट शॉप से आके फ़ोन लिया तो जो शॉपकीपर है वो आपसे जीएसटी लेता है एंड गवर्नमेंट को भरता है, तो अगेन बर्डन आपके ऊपर आ गया। तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं एंड यूजर है, मैं भी कहीं ना कहीं एंड यूजर हूँ। मैंने जिम लगाया तो जिम का जीएसटी जिम वाले मेरे से लेते हैं एंड वो गवर्नमेंट को भरते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक जीएसटी में कलेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट ना, मैं भी कहीं ना कहीं, तो इंडिया में हर एक इंसान वो एंड यूजर भी है और सब कुछ है। तो मैं जीएसटी कलेक्ट भी कर रहा हूँ और भर भी रहा हूँ, दोनों कर रहे हैं अपन, करेक्ट ना। अभी आप स्टूडेंट हो, सो राइट नाउ यू आर पेइंग ओनली जीएसटी। एक बार आप एग्जाम पास हो गए, आपने आपका प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो आप भी आपके क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, बराबर है कि नहीं? तो वैसा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बर्डन डायरेक्ट इनडायरेक्टली कस्टमर के ऊपर आता है। लेकिन मैंने ऐसे डायरेक्ट टैक्स, अभी डायरेक्ट टैक्स क्या आएगा, टाटा मोटर्स को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें टाटा मोटर्स देगा टैक्स। तो यहां पे जो प्रॉफिट हुआ है टाटा मोटर्स को, डीलर को जो प्रॉफिट हुआ है, इस पे क्या आएगा, इस पे जो इनकम टैक्स आएगा
पेड टू गवर्नमेंट, और ये टैक्स यही लोग भरेंगे, ये टैक्स टाटा मोटर्स ही भरेगा, टाटा मोटर्स का P&L बनेगा, जो भी प्रॉफिट दिखेगा तो टाटा मोटर्स टैक्स खुद भरेगा एंड डीलर भी खुद टैक्स भरेगा। उनके इनकम की बात कर रहा हूँ, उनके इनकम की बात कर रहा हूँ। जैसे ये गाड़ी 10 लाख का 11 लाख में बेचा और उसको 12 लाख में बेचा, तो टाटा मोटर्स को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, डीलर को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका टैक्स वो डायरेक्टली किसको देंगे? हाँ, क्योंकि ये पैसा इनकी जेब में रहा है, ये किसी के ऊपर करेक्ट नहीं, ये पैसा इनकी जेब पे है, करेक्ट ना। 10 लाख में टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट है, 11 लाख में जो डीलर का मार्जिन है, उसका टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा, तो वो टैक्स खुद देंगे। लेकिन जो GST है वो अपन सामने वाले से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इज दिस क्लियर? ओके। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको लिख लो आप। तो ये बेसिक मैंने टर्म डिफाइन किया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। नाउ अभी दूसरा, इट इज़ इम्पोज ऑन इनकम, तो आपके पेरेंट जो भी काम कर रहे हैं उससे जो भी पैसा कमा रहे हैं उसके लिए टैक्स उनको गवर्नमेंट को देना है। ना ये टैक्स किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गुड्स सर्विस का सेल हो सकता है, सर्विस दे सकती है, गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, तो इट इज़ ऑन गुड्स एंड सर्विस। सो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विस। इसका डिटेल डिस्कशन GST में अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। जब भी आप कभी GST आपके लाइफ में पढ़ोगे तो ये पहला चैप्टर में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देन बर्डन शिफ्ट होता है क्या? नहीं, इनकम टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो मेरे को जो GST लगता है, मेरे सर्विस पे 18% GST है, वो मैंने बर्डन पूरा आपके ऊपर पास ऑन किया एंड आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन जो मेरे को फ़ायदा हुआ है, मतलब मैंने आपको प्रोडक्ट X अमाउंट में बेचा है, मेरे खर्चे काट के जो मेरे को फ़ायदा हुआ है उसका डायरेक्ट टैक्स मैंने खुद गवर्नमेंट को भरा है। तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। हाँ, अभी डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, मतलब एक फाइनेंशियल में अपन ने जो इनकम अर्न किया उसका टैक्स आप अगले साल भरते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो ये मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो इनकम टैक्स इमीडिएटली कलेक्ट नहीं होता है, एट सम लेटर स्टेज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इमीडिएटली कलेक्ट होता है। जैसे आप शॉप में जाके अपने पार्ले जी बिस्किट खरीदा, तो आपने जो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ पे किया उसमें ऑलरेडी GST है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इमीडिएटली कलेक्ट होता है, बल्कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपसे GST कलेक्ट किया गया है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स किसी को देने की इच्छा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे जब वेबसाइट पे इंक्वायरी करते हो या कहीं पे भी मेरे प्रोडक्ट की इंक्वायरी करते हो, आप इतना चेक करते हो कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए में है, तो यू पे दैट मच अमाउंट, 4000, 5000, 10,000 जो भी है, आप उतना अमाउंट दे देते हो, उसमें GST इंक्लूड है, आपको भी देखते नहीं हो। तो जब भी आप शॉपिंग करते हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया मिंत्रा से, उसमें भी GST इंक्लूड ही रहता है, जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है, करेक्ट ना। सो इसलिए ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए मिनिमम है, क्योंकि सामने लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसको गवर्नमेंट ने कब झापड़ मारा है। इसलिए मिस्टर इंडिया झापड़, कि झापड़ तो लगा है, किसने मारा दिख नहीं रहा है, एंड डायरेक्ट टैक्स तो दिखता है कि गवर्नमेंट ने जोर से मारा खींच के, तो ये है। तो इसका कलेक्शन बाद में होता है, इसलिए इसमें इवेजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स इज एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स में GST है एंड एक्साइज ड्यूटी वैट अभी भी है, सर्विस टैक्स अभी हट गया है, मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया है। तो अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बस वर्ड इंट्रोड्यूस किया है आपको समझाने के लिए, बाकी आप उस पर दिमाग मत लगाओ रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑल दैट। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग सोच के आंसर दो, आई थिंक किसी को डाउट तो नहीं है। हाँ, सब लोग सोच के आंसर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। आप में से कितने लोग डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं? हाथ ऊपर करो। अभी मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, बट जो ऑनलाइन है वो यस बोल सकते हैं। यस, अदिति, सुनील, राम, गुड। तो डायरेक्ट टैक्स देने वाले बहुत कम है। अच्छा, आप में से कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं? सभी लोग दे रहे हैं, करेक्ट ना। आपने क्लासेस ज्वाइन किया, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने कपड़े खरीदे, आपने स्टेशनरी परचेस किया है, जहाँ जहाँ पे आप पैसा स्पेंड कर रहे हो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। सो इनडायरेक्ट टैक्स का कवरेज बहुत ज़्यादा है, हर एक बंदा इनडायरेक्ट टैक्स देता है, बट इनकम टैक्स वही देता है
जो पैसा अर्न करता है, तो आपके फैमिली में या तो आपके पेरेंट्स मतलब बोथ फादर मदर और आइदर ऑफ देम आर वर्किंग, सो वही लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, करेक्ट ना। तो स्कोप ऑफ जीएसटी इज मच वाइडर एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स बिकॉज जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मेजोरिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम टैक्स एक ही बंदे पे है जो इनकम अर्न कर रहा है। तो आपके फैमिली में इंडायरेक्ट टैक्स देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट इनकम टैक्स देने वाले खाली आपके पेरेंट्स हैं, ये एक एक्स्ट्रा फर्क है। तो स्कोप इज मोर इन जीएसटी। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो मैं और मिस्टर मुकेश भाई अंबानी हम एक शॉप में गए और हमने वहाँ से पार्ले जी बिस्किट खरीदा। पार्ले जी इज़ माई फेवरेट बिस्किट एंड मारी बिस्किट, वेरी फेवरेट, डेली में 2 खाता हूँ कुछ भी हो जाए। तो 10 रुपये का बिस्किट है, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड है। तो अभी हो क्या रहा है, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी एंड मिस्टर विपुल शाह दोनों ने 10 रुपये दे के एक बिस्किट खरीदी किया है। अभी आप सोच के बताओ, करेक्ट, आप सोच के बताओ कि इसमें दोनों पे बर्डन सेम आया है या अलग अलग आया है। जीएसटी का बर्डन की बात कर रहा हूँ, बताओ। मैंने भी 10 रुपीज़ दिया, उन्होंने भी 10 रुपीज़ दिया है, उसमें जो जीएसटी इन्वॉल्व है पेड बाय मिस्टर विपुल शाह एंड मिस्टर मुकेश भाई अंबानी, उन्होंने ज़्यादा दिया है सेम दिया है, करेक्ट, वेरी गुड आंसर। सब लोगों का आंसर सही है, यहाँ पे सेम दिया है और आपका भी आंसर वही रहेगा कि सेम दिया है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर बराबर नहीं, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि जीएसटी जो लगता है वो आपका इनकम लेवल कंसिडर नहीं होता है। यस, तो मिस्टर मुकेश भाई अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, करेक्ट ना, एंड इंडिया में तो है ही रिचेस्ट, तो उनके ऊपर भी जो बर्डन है मेरे ऊपर भी वही है। जैसे काफ़ी लोगों ने मेरे क्लासेस लिए हैं, तो आप में से किसी लोगों का फिनेंशियल पोजीशन अच्छा रहेगा, किसी का और अच्छा रहेगा, किसी का एकदम अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ऊपर आने वाला बर्डन क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ये आगे नोट्स में मैंने कवर किया है, इसमें नहीं दिया है, नोट्स में कवर किया, बट आप लिख के रखो कि इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव इन नेचर, लिख के रखो। एंड डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब क्या, अभी होता है इनकम टैक्स जो होगा, कौन ज़्यादा टैक्स दा, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी और मिस्टर विपुल शाह। ऑब्वियसली मिस्टर मुकेश भाई अंबानी विल पे मोर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में कैसे होता है, जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ता है। जीएसटी में वैसा नहीं होता है, आपका इनकम कितना भी हो, वो प्रोडक्ट या सर्विस पे जितना जीएसटी उतना ही देना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव, एज यू अर्न मोर योर टैक्स लायबिलिटी विल इंक्रीज। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव इन नेचर मतलब क्या है कि आपका इनकम कितना भी हो, आपके सेम अमाउंट जीएसटी आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप चाहे तो इसका फोटो निकाल के रखो, ये मैंने आगे दिया है नोट्स में, तो रुको आप, अभी अपने को नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, जब रिकॉर्ड है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ये हो गया। हाँ, अभी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना। ये है गया, ये है आया। आया ने गया को प्रोडक्ट सेल किया है 100 रुपये में, जिस पे 8 रुपये जीएसटी, तो 118 में सेल किया है। गया ने माया को सेल किया है 120 रुपये में, जिसमें जीएसटी है 21.6। मैंने जीएसटी का रेट 18% एज्यूम किया, कितना 18। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 120 इंटू 18% 21.6 आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं गया के हिसाब से सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग फ्रॉम गयाज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो 120 रुपया है, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, करेक्ट ना। जो 120 रुपया है उसमें 100 इंक्लूड है क्या, हाँ उसमें 100 इंक्लूड है, बिकॉज 120 इज द प्राइस इंक्लूडिंग 100। तो 20 रुपीज़ जो है वो गया का प्रॉफिट है, क्योंकि अगर देखो टैक्सेस इज नॉट माई रेवेन्यू, टैक्सेस ना आया का रेवेन्यू है ना गया का रेवेन्यू है। तो जब भी अपन P&L बनाते हैं, जब भी अपन सेल परचेस लिखते हैं, इट इज़ ऑलवेज विदाउट टैक्सेस, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर वो अकाउंट्स हो या इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, वेन एवर राइट टर्नओवर, वेन एवर राइट परचेस एंड सेल, इट इज़ ऑलवेज विदाउट टैक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं गया का P&L बनाता हूँ तो सेल दिखेगा 120, परचेस दिखेगा 100, नेट प्रॉफिट दिखेगा 20। इस 20 रुपीज़ पे अपन क्या देंगे, इनकम टैक्स देंगे, सिंपल। अभी मेरे को काफ़ी बच्चों का क्वेरी आता है, सर देयर इज़ अ डबल टैक्सेशन, देयर इज़ अ डबल टैक्सेशन। कैसे सर,
20 रुपीज़ पे मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ही कहा कि 100 रुपये का परचेस है, 120 का सेल है, तो 20 रुपये में मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, और वो 20 रुपया 120 में भी इंक्लूड है। बोलो, डू यू एग्री? यस, ये जो 20 रुपया है ये 120 में भी इंक्लूड है, तो उस पर अपन जीएसटी भी दे रहे हैं सर, क्योंकि आपने 120 पे जीएसटी कैलकुलेट करके बताया। तो सर देयर इज अ डबल टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है 20 रुपये पे और इनडायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है। तो सर बताओ, हम जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो आपका डाउट एकदम करेक्ट है, लेकिन आपका एनालिसिस थोड़ा सा गलत जा रहा है। देखो, इनकम टैक्स एंड जीएसटी का पर्पस अलग है। अभी गया ने 120 पे जीएसटी लगाया, मैं मान्य करता हूँ, 120 में 20 इंक्लूड है, वो भी मान्य करता हूँ, लेकिन ये जो 21.6 है ये गया पे नहीं करने वाला है, ये माया पे करने वाली है। डबल टैक्सेशन तभी बोलते हैं जब एक अमाउंट पे आप 2 बार पे कर रहे हो, करेक्ट? तो 20 रुपीज़ पे अगर दोनों बार गया पे करता तो देन देयर वुड हैव बीन डबल टैक्सेशन। मैं एग्री आपसे करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। ये जो 21.6 है इसका बर्डन माया के ऊपर पास ऑन हुआ है। तो बताओ, इसमें जो जीएसटी लगा है, भले वो 20 रुपीज़ पे क्यों ना हो, वो गया ने पे किया है, बट वो कलेक्ट किससे किया है? माया से किया है। वो कलेक्ट किससे किया है? माया से किया। तो देखा जाए तो ये जीएसटी उसने नहीं भरा है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर लेकिन फिर भी माया ने तो भरा है ना। हाँ, माया ने भरा है, मतलब सर 20 रुपीज़ पे भले मैं नहीं दे रहा हूँ, बट 20 रुपीज़ में गया इनकम टैक्स दे रहा है और माया जीएसटी दे रही है, तो डबल टैक्सेशन तो इनडायरेक्टली तो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? दिखने के लिए हो रहा है, बट ये जो दोनों लॉ लाए गए इसका लॉजिक अलग है। सी ये जो 20 रुपीज़ पे इनकम टैक्स लाया गया, इसका लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि देयर शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। व्हाट आई सेड? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। तो इसलिए इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर रखा गया है। नहीं तो क्या होता, अगर इनकम टैक्स नहीं होता ना तो रिच वुड हैव बिकम मोर रिचर, करेक्ट ना, एंड जो गरीब है वो और गरीब बन जाते हैं। तो ये गैप ना बढ़े, इसलिए जितना आपका इनकम बढ़ेगा गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाती है, ताकि इकोनॉमी में पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे। ऐसे दो लोग क्रिएट ना हो कि ये रिच और ये अमीर, ये गवर्नमेंट नहीं चाहते, इसलिए इनकम टैक्स लाया गया, एंड दैट इज द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। सो व्हाई इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। मैं आपको बहुत बेसिक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि लाया क्यों गया सर, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। तो इसका लॉजिक इकोनॉमिक्स में छुपा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहते थे कि देयर शुड बी एक्युमुलेशन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। तो उनसे अगर टैक्स लिया गया तो गवर्नमेंट उस पैसे का उपयोग जो लोग गरीब है उनको वेलफेयर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने में मदद कर सकती है, जिनसे उनका भी लाइफ अपग्रेड हो। तो आपके पैसे से उनकी हेल्प की जा रही है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव नेचर रखा है। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। और डबल टैक्सेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका बर्डन अपन पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एंड डबल टैक्सेशन तभी बोला जाता है जब एक बंदा 2 टैक्स दे रहा है। 2 अलग अलग बंदे अगर 2 टैक्स दे रहे हैं तो उसको डबल टैक्सेशन नहीं बोला जाता है। यही इसमें लॉजिक है। यू माइट एक्सेप्ट इट और नॉट, यू कैन चैलेंज माई थॉट, बट ये मेरा थॉट नहीं है, लॉ बनाते समय यही सोच रखी गई है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड गो हैड, क्योंकि ये सब्जेक्ट लॉ को कोई भी आप सब्जेक्ट लो, हर एक प्रोविजन हमको लगता है कि यार तो गलत हुआ है, बट इट इज डिसाइडेड फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लिख के रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डबल टैक्स हो रहा है क्या 20 रुपये पे? नहीं, क्या लिखना है? 20 रुपये का जीएसटी पास ऑन हो रहा है और इनकम टैक्स में भर रहा हूँ। ये दोनों लॉ के लॉजिक मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपने लिख लिया है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, या तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। सबको क्लियर है क्या? गुड, तो यहाँ पे भी सबको क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपने टॉपिक का, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में कहा था ना कि इस चैप्टर में 2 पार्ट पे आपको बहुत फोकस करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। आइए पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। तो पहला क्वेश्चन, सर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ना क्यों, वो तो बताइए, क्यों पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड? क्योंकि इंडिया में कोई भी लॉ हो उसका माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट ना। उसका माई बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट ना। तो इनकम टैक्स का जो लेवी है वो करता है पार्लियामेंट। ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है, बट पार्लियामेंट को अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहेगा तब तक कोई भी लॉ पास होना मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको IMP मार्क करके इसका आप डायग्राम बना के रखो,
इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जो भी टैक्स लगाना है, करेक्ट ना, या जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, लेवी मतलब क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो जो भी टैक्स चार्ज करना है या कलेक्ट करना है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ ही करेगा, बाकी कोई रिकवर नहीं करेगा, बाकी कोई लेवी नहीं करेगा। आर्टिकल 245 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री नंबर 82 है इनकम टैक्स, तो उसमें अगर लिखा गया है तो ही अपन लॉ बना सकते हैं। तो उसमें एंट्री नंबर 82 पे लिखा है कि आप लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बनाता है, वो लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को देता है। ये पावर दिया गया है थ्रू आर्टिकल 245। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, IMP मार्क करके रखो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये पार्लियामेंट को अधिकार देता है दोस्तों कि भाई तुम लॉ बनाओ, तुम क्या करो, लॉ बनाओ। एंड अच्छा चलो पार्लियामेंट लॉ बना देगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये लॉ बनाने के बाद इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। व्हाट इज फेडरल मीन्स? फेडरल का मतलब है कि यहाँ पे 2-3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये कौन से गवर्नमेंट को मिलेगा? क्योंकि पूरे इंडिया में हर एक बंदा इनकम अर्न करता ही है, फिर मैं हूँ या आप हो, अभी आप स्टूडेंट हो, आगे जाके आप भी पैसा अर्न करोगे, तो आप तो उसी स्टेट में पे करोगे। जैसे मैं पुणे में रहता हूँ तो मैं तो इनकम टैक्स इधर ही भरता हूँ, करेक्ट ना, मैं थोड़ी जाके दिल्ली में भरता हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रेवेन्यू किसको मिलेगा? तो आर्टिकल 246 ने इसका बाइफर्केशन किया है। जीएसटी में आर्टिकल 246A है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट टैक्स में इट इज़ आर्टिकल 246, जीएसटी में आर्टिकल क्या है? 246A है, ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू को अलोकेट किया गया है। वो कैसे क्या मैं आपको बताता हूँ, आप इतना लिख लो पहले, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ पे भी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो आर्टिकल 246 है, जो मैंने कहा कि एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट ना। तो उसमें लिस्ट 7 जो है, शेड्यूल 7, उसमें 3 पार्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। व्हाट इज लिस्ट 1? यूनियन लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट 2? स्टेट लिस्ट। एंड व्हाट इज लिस्ट 3? कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या? अच्छा, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं डीटी के लिए एप्लीकेबल है, जीएसटी के लिए यही पार्ट रिपीट करूंगा बट अलग सेंस में होगा। सो आर्टिकल 246 इज फॉर डीटी, आर्टिकल 246A फॉर जीएसटी, ठीक है। इसका उधर मिक्स नहीं करना है, इधर का उधर मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपको दोनों पढ़ना है कभी ना कभी। आज डीटी पढ़ेंगे तो बाद में जीएसटी कभी ना कभी पढ़ना ही है आपको। तो ये जो लिस्ट 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, जो लिस्ट 1 में है। जो लिस्ट 2 में है, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, दोस्तों यहाँ पे जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। एंड लिस्ट 3 का मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अधिकार दिया गया है टू मेक देयर रिस्पेक्टिव लॉज। जैसे वुमेन सेफ्टी बिल, टेररिज्म, यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दे कैन हैव देयर ओन लॉज, करेक्ट ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट टैक्स में अपने लिए खाली लिस्ट 1 इंपॉर्टेंट है, जीएसटी में बाद में बताऊंगा। क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स लॉ, मतलब अपना जो ये बेसिक पहला चैप्टर हो या पूरा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स, इसका लेवी करने का एंट्री नंबर है 82। एंड जो लिस्ट 1 में दिया है, अभी मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग आंसर दो। अभी आपका आंसर तो मैं देख नहीं पाऊंगा, जो लाइव में है उनको बताइए ये रेवेन्यू किसको मिलेगा? डायरेक्ट टैक्स। मैंने क्या बोला आपको कि ये लिस्ट 1 में आता है, तो बताओ रेवेन्यू किसको मिलेगा? आई होप आप सबका आंसर सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, काफ़ी से लोगों ने बराबर टाइप किया है। इट्स अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो तो ये भी आप लिख लो उसके नीचे। और जो पहला डायग्राम था ना आर्टिकल 246, उसको एक कनेक्ट करके आप लिख लो, मतलब वो पूरा एक चार्ट बन जाएगा। जो आर्टिकल 246 था ना उसको कनेक्ट करो डायरेक्ट, शेड्यूल 7 3 पार्ट। तो ये लॉ बनाने का अधिकार किसको दिया? पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट के बारे में भी डिस्कशन होने वाला है, डोंट वरी।
तो ये जो पहले 2-3 घंटे ना, मैं पहले पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। मतलब मेरा सब्जेक्ट समझने के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि डायरेक्टली चैप्टर 1 ओपन किया, धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट किया, मैं वैसे नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको मेरे को इतना बड़ा सब्जेक्ट टेक्निकल समझाना है। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा, है ना। ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैं आपको वहाँ तक लेके आऊँगा, एंड फिर मैं सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इसलिए पहले 2-3 लेक्चर में आपने को नोट्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ही क्योंकि अभी मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ और बहुत मज़ेदार चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं आगे, मतलब इसके आगे। ये तो आपने शायद पढ़ा रहेगा, बट अभी एक पहले 3 लेक्चर तक यू विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स, एंड उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे 4th या 5th लेक्चर से सिलेबस अपन नोट्स पढ़ेंगे। तो अभी आप बस मेरे लेक्चर पे ध्यान दो, जो डाउट्स है मेरे को पूछते रहो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं आप मेरे को व्हाट्सअप में बताते रहो, जो लाइव में है वो तो मेरे को दिख ही रहा है। चलो निखिल, क्लियर एवरीथिंग? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, उस पर 3 लिस्ट है। तो लिस्ट 1 में उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसका रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। एंड एंट्री नंबर 82, ये एमसीक्यू के लिए 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम। अदर देन एग्री इनकम, ध्यान दो, मतलब इसमें क्या क्या लर्न करना है। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने इनकम टैक्स का जो लेवी है वो एंट्री नंबर 82 में हो रहा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एग्री इनकम का जो टैक्स है वो सेंट्रल के पास उसका ताकत नहीं है, उसका पावर नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना रहेगा कि एग्री इनकम इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। अपन डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट मैं आपको उसका एक लॉजिक बता देता हूँ। वो देखा जाए तो एग्जेम नहीं है, उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अभी हिम्मत नहीं है कि वो एग्री इनकम पे टैक्स लगाए, क्योंकि उन्होंने एग्री इनकम पे टैक्स लगा दिया तो क्या होगा? उनकी कुर्सी हिल जाएंगी। तो किसी भी स्टेट में अभी हिम्मत नहीं है कि फार्मर के ऊपर टैक्स लगाए, वो ऑलरेडी बेचारा तकलीफ में है ना। ये पर्यावरण, नेचर उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नेचुरल कैलेमिटीज नाउ इट इज ह्यूज चैलेंज फॉर फार्मर। एवरीडे अनसर्टेनिटी, कभी सडनली बारिश आ गया, पूरा उनका चीज़ खराब हो जाता है। सही बोलो कि नहीं मैं? हाँ, तो उसका अधिकार है, किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। बट अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो सेंट्रल का जो लॉ अपन पढ़ रही है उसमें वो एग्जेम्प्ट है, बिकॉज इट इज़ द पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अपने 3 चार्ट्स यहाँ पे तक कवर किए हैं। इसमें से 1-2 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, सबको क्लियर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये जो अपन एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्ट में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अपन पढ़ने वाले हैं। फिर आपके मन में डाउट रहेगा कि सर इसके पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? इसके पहले एक्ट था, बट अभी लेटेस्ट जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो 1961 है। अपन जब मैं चैप्टर के नोट्स पढ़ूंगा ना, उसमें अपन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अब इतना ध्यान में रखो कि विपुल सर जो ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब ये जो चैप्टर, मतलब ये चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, ये जो होल सब्जेक्ट है इट इज़ एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें लगभग 298 सेक्शंस हैं एंड लगभग 14 शेड्यूल्स हैं। अभी ये एक्ट पढ़ के हमको क्या क्या समझ में आएगा सर? एक्ट पढ़ के ये जो अपन सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमको समझ में आएगा कि टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, करेक्ट ना। तो इनकम कैसे कंप्यूट होगा, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद आप रिटर्न फाइल करोगे। आपने जो रिटर्न फाइल किया वो गवर्नमेंट चेक करेगा, जैसे अपन एग्जाम में पेपर देते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट चेक करता है, वैसे यहाँ पे भी आपका जो रिटर्न है वो क्या होगा? चेक होगा। उसको बोलते हैं प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। तो आपने जो इनकम दिखाया है, आपने जो टैक्स पे किया, आपने जो लॉसेस डिक्लेयर किया है, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है, आपने आपके रिटर्न में जो जो चीज़ दिखाई है वो करेक्ट है या नहीं, वो करेक्ट है यानी ये पूरा चेक किया जाएगा। ये पूरा क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। मैं क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। एंड सब कुछ ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर
क्या होगा, फिर आपको भेजा जाएगा शो कॉज नोटिस, जिसको हम बोलते हैं प्रेम पत्र, करेक्ट ना। आपको नोटिस भेजा जाएगा कि भाई तूने गलत किया है, तूने टैक्स कम भरा है। अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करके भर दोगे, है ना, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है कि आपने 1200 रुपये टैक्स कम दिया है, सो यू गॉट टू चॉइसेस। चॉइस नंबर 1, यू एक्सेप्ट इट एंड पे इट, बात खत्म। और यू कैन चैलेंज दैट ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर, मैंने दिल से बराबर टैक्स पे किया सर, मैंने बराबर टैक्स पे किया है, कुछ भी मैंने कम ज़्यादा पे नहीं किया, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, एंड उसको बोलते हैं अपील। अपील का मतलब है जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप लॉ के लैंग्वेज में एग्रीड पार्टी बने हो, क्या बने हो, एग्रीड पार्टी, देन यू कैन अप्रोच टू अपील अथॉरिटी, जिसका प्रोसीजर अपन पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर आपने एक्ट या उसमें जो रूल्स है उसको वायलेट किया, कॉन्ट्रवेंशन किया, सो देयर आर सर्टेन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। वो भी जितना आपको सिलेबस में उतना मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। एंड इसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कौन लेके आता है, फाइनेंस एक्ट। द फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग ऑल अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट। इसमें जो हर साल अमेंडमेंट होते हैं, क्योंकि आपने तो सुना रहेगा इनकम टैक्स बार बार चेंज होता है। हाँ सर, हमने सुना है, हमने सुना है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये फाइनेंस एक्ट चेंजेस करता है। ओके, वो कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है मैं सब बताने वाला, भाई मत करो दोस्तों। ये पहला चैप्टर है, आई नीड योर टाइम। ये एक एक से देखते समय आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सो डोंट कंपेयर माई सब्जेक्ट विथ एनी अदर सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट में मेरे को आपको पहले लॉजिक बताना पड़ता है, डायग्राम, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू, ऐसे जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेरे को सब करना पड़ता है, करेक्ट ना। सो डोंट कंपेयर टैक्स सब्जेक्ट विथ एनी अदर सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट ही अलग अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, आपको कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, या जो लाइव में देख रहे हैं, जहाँ फेस टू फेस जो बैठे हैं, सबके लिए बता रहा हूँ। डेली आपको 1.5 घंटे की वीडियो देखना है। ये बच्चे मेरे को व्हाट्सअप करते हैं कि सामने कितने घंटे के लेक्चर देखने चाहिए, कितने लेक्चर देखने चाहिए। आई विल नॉट से नंबर ऑफ लेक्चर्स, आई विल से नंबर ऑफ आवर्स। तो कितने घंटे सब लोग टाइप करके भेजो जो यहाँ पे लाइव है, करेक्ट। 1.5 घंटा आपको लेक्चर देखना है मेरे डेली, मतलब ये वीडियो 1.5 घंटा देखना है। एंड बाद में घर पे डेली आधा घंटा रिवीजन करना है, जो लेक्चर में पढ़ा उसका ही रिवीजन करना है। तो अभी आप मेरा लेक्चर लेट से 1 घंटे का है, जो भी है 1.5 घंटे का है, आप देखो, देखने के बाद उसको आधा घंटा शाम को रिवाइज करो। सेम प्रोसीजर फॉर नेक्स्ट डे, करेक्ट ना। तो आपको पूरा एकेडमिक प्लानिंग सेट करना पड़ेगा। तो अपना जो गूगल मीट होगा, जैसे मैंने कमिट किया है कि हर वीक अपना गूगल मीट होता है, उसमें मैं आपको पूरा प्लान करके दूंगा। बट बेसिक आप पढ़ाई मत रुकना, मैंने बोल दिया आपको क्या करना है। 1.5 घंटे के वीडियोस, आधे घंटे का रिवीजन डेली करना है, डेली फॉर टैक्स। रिवीजन में क्या करना है, अपन ने जो पढ़ा वो समझा कि नहीं चेक करना है। जो भी डाउट से अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं, या जो लोग सब लोग लाइव है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे आप मेरे को पूछ सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो इनकम टैक्स है दोस्तों, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो थोड़ा जानते हैं इंडिया के बारे में। तो ये मैं एक बेसिक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको लिटिल थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर माई सब्जेक्ट। अभी तक अपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और ये सभी चीज़ें नोट्स में है, तो आप चिंता मत करो। एंड नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। नाउ तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंडिया कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। देखो ये इंडिया है। अभी आप थोड़ा इंडिया का मैप विजुअलाइज करो। अगर आपने कोई मैप देखा रहेगा तो मैप के बाहर पानी रहता है, जिसको बोलते हैं ब्लू है पानी पानी। वो गाना था ना, बस वही गाना मैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में गा रहा हूँ, है ना, ब्लू है पानी पानी। तो ये जो पानी है अप टू 12 नॉटिकल माइल, उसको भी इंडिया माना जाता है। हाँ, मैं एक एक चीज़ लॉजिक के साथ बताता हूँ। अप टू 12 नॉटिकल माइल उसको इंडिया माना जाता है। मतलब यहाँ तक जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसको इंडिया में माना जाएगा। एंड अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम डिफाइन हो रहा है एंड सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस जो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा।
आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी आपका पहला क्वेश्चन होगा सर हाउ यू डिफाइन टेरिटोरियल वाटर, गुड क्वेश्चन, करेक्ट ना। तो मैं आपको बता देता हूं। वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, अराउंड 22 किलोमीटर। तो इंडिया का जो मैप है यहाँ से 22 किलोमीटर तक का जो पानी है वो इंडिया का पार्ट माना गया है, वो इंडिया का पार्ट माना गया है। ठीक है, अब ये समझा। अब इसका कोई लॉजिक है क्या सर? यस, इसका लॉजिक भी पहले समझ लो सर। क्यों माना गया, लेकिन क्यों माना गया मतलब आप पढ़ा रहे इसलिए नहीं, जहाँ जहाँ पे लॉजिक है मैं बताऊँगा। मैं पूरा सब्जेक्ट आपको लॉजिकली पढ़ाऊँगा। तो आइए समझते कि इसका लॉजिक क्या है। अभी इमेजिन करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज मुंबई एंड दिस इज समवेयर गोवा, है ना। मुंबई गोवा है। अभी ये मुंबई गोवा एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे ही है। तो जब भी मुंबई से गोवा गुड्स जाएंगे, जब भी मुंबई से गोवा गुड्स जाएंगे, यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो, अगर इंडिया में 12 नॉटिकल माइल कवर नहीं होता तो फिर इसके बाहर गया, मतलब इंडिया के बाहर। तो गोवा से मुंबई जाता तो ये इंडिया के बाहर से जाता, एंड मुंबई से गोवा भी इंडिया के बाहर से आता, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बन जाता। हाँ, बिकॉज व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडिया के बाहर जाना चाहिए, इंडिया के अंदर आना चाहिए। तो अगर ये 12 नॉटिकल माइल कवर नहीं होता तो ये जो पानी आपको दिख रहा है, आपका जो इंडिया का मैप है उसके बाहर जो पानी दिख रहा है, इट इज इमीडिएटली आउटसाइड इंडिया हो गया। यहाँ से तो शिप जा ही नहीं सकता, तो ये शिप बाहर से जाएगा लॉजिकली। तो ये इंडिया में होके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता। लोग पागल हो जाते, लोग आपको पूछते कि तू क्या करता है, आप बोलते मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे? मैं मुंबई से गुड्स गोवा भेजता हूँ। अरे सामने वाला चक्कर आके गिर जाएगा ना, भाई मुंबई से गोवा एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। फिर अब बता दे मैं क्या करूँ, शिप बाहर से जाता है ना इंडिया से, गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट बोलती है, एंड वापस इंडिया में भी आता है। अब एक्सपोर्ट कैसे होगा? एक्सपोर्ट मतलब वो दूसरे कंट्री में जाना चाहिए, वो तो मुंबई में आ रहा है, तो ये टेक्निकली एक्सपोर्ट नहीं होगा। बट ऐसे इशू अराइज हो सकते थे। तो ये सब सोच के गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको डिक्लेयर किया कि इंडिया का जो मैप है उसके सभी साइड्स पे जहाँ जहाँ पे पानी है अब तो 12 नॉटिकल माइल तक का पानी है वो इंडिया में माना जाएगा। उसमें जो भी एक्टिविटी होंगे सब्जेक्ट टू अदर इनकम टैक्स प्रोविजन, जो अपन आगे पढ़ेंगे, इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये हो गया पहला लॉजिक। सेकेंड डाउट आपको होना चाहिए सर, विद इन 12 नॉटिकल माइल अगर कुछ दूसरा कंट्री आ जाता है तो, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका खाली 7 नॉटिकल माइल पे है, करेक्ट ना। तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी होता है। अगर इसके बीच में कोई, बांग्लादेश एकदम नज़दीक है, तो इसके बीच में कोई दूसरा कंट्री आ गया तो वहीं तक इंडिया माना जाएगा, फिर 12 नॉटिकल माइल नहीं रहेगा। अगर 12 नॉटिकल माइल काउंट किया तो श्रीलंका इंडिया का पार्ट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे ये डिस्टेंस खत्म होने के पहले किसी दूसरे देश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट करके वो डिस्टेंस अलग रहता है उसके लिए। ये दूसरा डाउट हो सकता है। तीसरा सा, अंडमान निकोबार इंडिया के बाहर है, वो मैप से कनेक्टेड नहीं है अगर आपने देखा है तो, इसलिए तो 12 नॉटिकल माइल किया ना, तो वो भी इंडिया में माना जाएगा। तो ऐसे कोई आइलैंड है जो यहाँ पे है, जो मैप से कनेक्टेड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस 12 नॉटिकल माइल वो इंडिया में ही माने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके ये डेफिनेशन ऐसे ड्राफ्ट किया गया है। आई होप लॉजिक इज क्लियर नाउ। अभी तो ये जो पानी है, पानी में जो भी एक्टिविटी होगा वो तो होगा। अभी हाँ, अभी जो एयर स्पेस है ये कवर्ड होगा, एयर स्पेस को भी इंडिया माना जाएगा। एंड जो सी बेड है, सी बेड मतलब पानी, एंड सबसॉइल वो भी बता देता हूँ। सबसॉइल मतलब पानी के अंदर का ज़मीन, वो भी इंडिया में माना जाएगा। मतलब क्या, ध्यान दो, अप टू 12 नॉटिकल माइल हवा पानी ज़मीन, अप टू 12 नॉटिकल माइल हवा पानी ज़मीन सभी इंडिया में माना जाएगा। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है सब्जेक्ट टू अदर इनकम टैक्स प्रोविजन, जो अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। अभी सर हवा में कौन सा एक्टिविटी होगा? हवा में नेविगेशन सर्विसेज दी जाती है। यस, जो एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं या जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं उनको नेविगेशन सर्विस दिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब सर्विसेज देता है, उसके लिए उन लोगों से पैसा लेते हैं, वो फ्री में नहीं देते, तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सबसॉइल मतलब पानी के अंदर का ज़मीन, उसमें कौन सा एक्टिविटी होता है?
वहाँ पे ऑयल वेल ड्रिलिंग किया जाता है, यस, जैसे रिलायंस वगैरह उनके रिफाइनरीज है ONGC के लिए, तो उसके कुछ एक्टिविटी वहाँ पे की जाते हैं। ये अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो अप टू 12 हवा पानी ज़मीन इंडिया में आता है, बस इतना ध्यान में रखो। मैंने लॉजिक बता दिया, आई थिंक मैंने सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दी है। जो जो टेक्निकल चीज़ें थी एज ए स्टूडेंट मैंने सब बता दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड वेरी गुड। उत्कर्षा, अनिशा, एक्सेलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी इसमें ये भी इंक्लूड है, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया में इंक्लूड है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें 12 भी कवर्ड है एंड 200 भी कवर्ड है, तो देखा जाए तो 200 में 12 आ ही रहा है सर, है ना। 200 नॉटिकल माइल में 12 तो आ ही रहा है, तो आपने अलग से क्यों लिखा? उसका लॉजिक ये है कि 12 में एक्टिविटी डिफाइन नहीं है, 12 इज अ डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में कोई भी एक्टिविटी हो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स प्रोविजंस, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो 200 नॉटिकल माइल है ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या उसको बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कंपनी लाइक रिलायंस एंड ONGC दे हैव रिफाइनरीज, सो दे एक्सट्रैक्ट मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनके लिए वो बनाया गया है। तो 200 नॉटिकल माइल तक होने वाला एक ही एक्टिविटी कवर्ड है, नॉट ऑल। वेराज 12 में होने वाले सभी एक्टिविटी कवर्ड है, 200 में होने वाला स्पेसिफिक एक्टिविटी ही कवर्ड है। 200 में होने वाला स्पेसिफिक एक्टिविटी कवर्ड है, उसको भी इंडिया का पार्ट माना गया है। एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इसको बोलते हैं हाई सी एरिया। ये इंडायरेक्ट टैक्स में मैं पढ़ाता हूं। इट इज कॉमन फॉर एंटायर ग्लोब, एंटायर वर्ल्ड के लिए वो कॉमन एरिया है, वहां से कोई भी जा सकता है, उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है। इट इज, उसको बोलते हैं हाई सी एरिया। ये एरिया कॉमन सबके लिए, तो यहाँ पे किसी को आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप 200 नॉटिकल माइल में आओगे, कस्टम एक्ट में लिखा है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट से पूरा परमिशन लेना पड़ेगा, उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बट हाई सी मतलब जैसे आपके घर के बाहर जो होता है ना रोड, वो हाई सी एरिया, वो सबके लिए खुला है। लेकिन आपका बंगलों के अंदर रोड अगर है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। आपके घर वाले या सोसाइटी वाले उतने ही लोग आ सकते हैं, बाकी किसी को आना अलाउड नहीं है। बस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। उसमें 12 नॉटिकल माइल भी इंक्लूड है, 200 भी इंक्लूड है। अच्छा, ये जो 200 नॉटिकल माइल है इसमें सबसॉइल कवर्ड नहीं है, ना एयर स्पेस कवर्ड है, ना इसमें सीबेड कवर्ड है। ये हटा दो आप, इसमें सीबेड कवर्ड है। ये सबसॉइल का एक्चुअली सबसॉइल इसमें कवर्ड नहीं है, बट सीबेड इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो 200 तक का खाली पानी कवर्ड है, ना हवा कवर्ड है, ना ज़मीन कवर्ड है। मतलब अगर इसका आपको एक छोटा सा डायग्राम बना तो आप लिख सकते हैं, मेरे साथ लिख लो, मैं आपको बना के देता हूँ अगर आपका कन्फ्यूजन है तो। सिंपल लिख रखो कि 12 में सब कुछ कवर्ड है, EZ में खाली सीबेड कवर्ड है, ना सबसॉइल कवर्ड है, ना एयर कवर्ड है। वो डायग्राम में उतना ही चेंज करके लेना आपको, ठीक है। सो ये डेफिनेशन अब क्या है? इंडिया, बेसिक डेफिनेशन है भाई। ये डेफिनेशन में वापस पढ़ने वाला हूँ नोट्स में से, ये सभी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट मेरा पर्पस क्या आप समझ आ रहा है कि अपने को एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। तो पहले जो मेरे 4-5 लेक्चर है उसमें मैं ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं लेके जाऊँगा। पहले 4 लेक्चर जो होंगे मेरे, उसके लिए मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा डेमो लेक्चर समझना है तो रिक्वेस्ट टू वॉच एटलीस्ट 1 चैप्टर फुल। ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं कि आपने मेरे 2-3 लेक्चर देख लिए एंड आपको इमीडिएटली सब समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपके कन्फ्यूजन बढ़ते जाएंगे, बट जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, द मोमेंट आई फिनिश चैप्टर 1 आई गारंटी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी भी अगर आपको लेक्चर देखते समय कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप लिख के रखो, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी डाउट्स क्लियर करूँगा 100%, आप उसकी चिंता मत करो।
बिकॉज मेरे को पता है कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं, बट मैं बाद में वो एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज अभी वो सही समय नहीं आपके डाउट्स एंटरटेन करने का। मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, आप चिंता मत करो। तो ये डायग्राम है, तो आप चाहे तो इसका फोटो निकाल लो, मेरा भी अच्छे से फोटो निकालना। एंड जिन लोगों ने मेरा फोटो निकाला है, मेरे गूगल पे 108 रुपया 100 रुपीज़ प्लस GST भेज देना। चलो नाउ अभी थोड़ा डिस्कशन करते हैं पार्लियामेंट का, क्योंकि मैंने क्या कहा, लॉ कहाँ पे बनते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, पहले ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पार्लियामेंट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि भाई तुम लॉ बनाओ, लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, आर्टिकल 245। पार्लियामेंट में लॉ बनता है, ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट? मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो इनकम टैक्स में नहीं आएंगे, एक बेसिक जानकारी आपको है कि नहीं, बताओ। हु इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट? अगर किसी को पता है आप में से बताओ, हु इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति है ना, श्री बोलो कौन है, कोविंद साहब, करेक्ट। तो वो अपने राष्ट्रपति हैं, तो ही इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट। सामने उनको कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं। जो स्पीकर इन चेयर होता है ना, जैसे आई थिंक अभी शायद ओम बिरला सर है, तो उनको वो डिग्निटी दिया गया है। इसलिए आप कभी आपने सोचा है क्या कि हाँ सर, हमने तो वही सोचा नहीं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, वो सामने बैठते हैं, एंड ये जो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उनका पॉलिटिकल हैसियत इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज रिप्रेजेंट द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो श्री रामनाथ कोविंद जो है उनकी जगह पे बैठे, इसलिए सब लोग उनका सुनते हैं और ऊपर बैठते हैं, बाकी सब लोग नीचे बैठते हैं। ये समझ में आया क्या? कभी आपने सोचा कि नहीं? आई डोंट नो। सो वो क्यों नहीं आते? उनको डर है। इंडिया में लोग फेंक के मारते हैं, आपने देखा ना पार्लियामेंट में कैसे झगड़े होते हैं, है ना। पुणे में एक बार मैं लास्ट टाइम देखा था, मनपा में झाड़ू बीड़ू लेके चप्पल पर मार रहे थे, तो उनको डर रहता है कि ऐसा कुछ हो गया तो उनकी डिग्निटी अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए वो आते नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट ना। तो एक जो क्रिएट किया था मैंने, ओके। तो पार्लियामेंट में दो होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का मतलब क्या है आपको बताइए? जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो होते हैं लोकसभा, जिसको बोलते हैं लोअर हाउस। अच्छा, लोअर हाउस मतलब नीचे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं। भाई ये थिएटर थोड़ी है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, थिएटर नहीं है, नहीं, हाँ। एंड राज्यसभा इज अपर हाउस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट जितना रिक्वायर्ड है उतना, क्योंकि उसके ऊपर मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपको लॉ में आ सकते हैं, करेक्ट ना। बस मैं एक सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए। तो राज्यसभा की ज़रूरत क्या है सर? क्योंकि अगर लोकसभा में ही पास होता है बिल अपना, मतलब फाइनेंस एक्ट, तो राज्यसभा की ज़रूरत क्या है? राज्यसभा जो होता है उसको अपन इलेक्ट नहीं करते, उसमें वोटिंग नहीं होता है, वहाँ पे नॉमिनेटेड लोग रहते हैं। कौन होते हैं? नॉमिनेटेड लोग। मतलब अगर आप लॉजिक समझेंगे ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया तरह से डिज़ाइन किया गया है इन 1950, द ग्रेट पर्सन श्री बाबा साहेब अम्बेडकर, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ज़बरदस्त सोच थी। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि 1950 में इतना कोई बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है। इसकी ज़रूरत क्या थी? अभी इमेजिन करो, अगर किसी, जैसे अभी नेशनल लेवल पे पार्टी है एनडीए, एनडीए का गवर्नमेंट है, ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब एनडीए की सरकार नहीं है, तो उनका कौन सुनेगा? तो राज्यसभा जो होता है ये होते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, या ये जो लोकसभा के लोग हैं वो नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, या फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, ताकि जब भी कोई चेंजेस किए जाते हैं लॉ में तो वो बता सकते हैं कि हमारे स्टेट में प्रॉब्लम क्या है, तो उनको सुनने का और एक मौका दिया है। उनके अगर कोई मेंबर रहेंगे लोकसभा में वो तो बोलेंगी, लेकिन किसी स्टेट में उनकी सत्ता है लेकिन सेंट्रल में उनकी सत्ता नहीं है। जैसे अभी मेजॉरिटी स्टेट में एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी एनडीए उनका मिली भगत है, करेक्ट ना। तो अब जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, करेक्ट ना, तो उनका लोकसभा में रहेगा। बट अगर ऐसा कोई है जिनका लोकसभा में नहीं है तो ये स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इसमें इलेक्शन नहीं होता है, ये बाय नॉमिनेशन होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब सब उनका काम क्या रहता है? उनका काम ये रहता है कि जब भी कोई लॉ बन रहा है तो उसमें अगर वो चाहते हैं तो उनका ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग प्रॉब्लम है। सेंट्रल लॉ सेंट्रल के हिसाब से बन जाते हैं, बट कभी कभी कुछ स्टेट में प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे चाहिए, इसलिए राज्यसभा के मेंबर होते हैं।
जैसे स्पोर्ट्स पे पॉलिसी बनने वाला है तो सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड गवर्नमेंट कि वह स्पोर्ट्स में क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी ग्रेट प्लेयर। उनको पता है कि स्पोर्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज़ है, तो उसको बोलते हैं राज्यसभा। सो दे आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है हम उनको नॉमिनेट करते हैं एंड दे आर देयर टू सपोर्ट। अच्छा, ये भी ये पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है वो भी मैं आपको प्रोसेस आगे पढ़ाऊंगा कि बिल कैसे पास होता है। ये इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट का काम खाली लॉ पास करना है, पार्लियामेंट का काम लॉ पास इम्प्लीमेंट से काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर अपने इंडिया के। और अभी उनके लिए भी इतना बड़ा देश संभालना आसान है क्या? नहीं। तो वो उनके काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कंपनी में होता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट किए जाते हैं जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, करेक्ट ना, डिफेंस मिनिस्टर। तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फिनेंस मिनिस्टर, करेक्ट ना। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी हु इज़ द हेड, उन्होंने उस काम को डिवाइड किया है एंड उसको बोलते हैं कैबिनेट मेंबर्स। तो जब भी आप एग्जाम में आएंगे ना, मतलब सुनेंगे टीवी पे कि आज कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक हुई, मतलब एनडीए के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन सब की बैठक हुई, उसको बोलते हैं कैबिनेट, मतलब मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। तो अभी रूलिंग पार्टी कौन है? एनडीए, उन सब के लोग। तो उनको एक एक पोजीशन दिया गया एंड वो मैनेज करते हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन है? फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन, करेक्ट, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उनको सपोर्ट करते हैं ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस वगैरह, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट। ये इनको हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये बेसिक मैंने आपको पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। चलो अभी ये पूरा मैंने हायरार्की बताया, ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होता है, पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, देन होता है बोर्ड, इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। देर आर टू बोर्ड्स, CBDT एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। दीज आर द एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन इंडिया। इनका काम क्या है? इंडिया में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना। इनका काम क्या है? इंडिया में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना। उसके लिए वो उनकी हेल्प करते हैं, फिनेंस मिनिस्टर की। तो डायरेक्ट टैक्स में जो बोर्ड है उसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो बोर्ड है उनका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसको भी डिस्कस होने वाला है। और दिस इज द हायरार्की। फिर ऑफिसर, फिर उसके जोन बनाए जाते हैं, जोन में कमिश्नर बनाए जाते हैं, फिर एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड रेंज ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये इंडिया में इस तरह से उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इट इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, इट इज़ ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, ठीक है। तो अभी ये जो लेक्चर है इसमें अपन ने क्या क्या देखा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मतलब आपको एक आज घर पे क्या क्या रिवाइज करना है ये आपको आइडिया दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रेवेन्यू, मतलब दो तरह के टैक्सेस अपन ने देखे थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अपन ने पहले देखा था। उसका मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ये कलेक्ट कैसे होता है ये मैंने कहा था, करेक्ट ना। देन ये जो एक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है ये कहा था। फिर ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, इंडिया का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था। फिर ये एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है वो मैंने पढ़ाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ाई कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, भाई तुम ये लॉ बनाओ, वो अपन ने पढ़ा था। फिर उसका रेवेन्यू कैसे बाइफिकेट होता है वो अपन ने पढ़ा था। फिर इनकम टैक्स में एंट्री नंबर 82 इंपॉर्टेंट है, एग्री इनकम का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया, वो अपन ने पढ़ा था। देन लोकसभा राज्यसभा का एकदम बेसिक डिफरेंस बताया, क्योंकि उसमें मेरे पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। तो कॉन्स्टिट्यूशन करके आपको लॉ में पूरा चैप्टर दिया, उसमें आप पढ़ोगे। तो मैंने जितना रिकॉर्ड उतना बता दिया है, और उसका हायरार्की क्या है बता दिया, दो बोर्ड कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपन ने अभी पढ़ा है इसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो, करेक्ट ना। इतना ही मैंने आपको बहुत सारे PPTs दिखाए, चाहे तो वीडियो वापस देख लो या डायग्राम आप लिख के रखना, इसको रिवाइज करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले और 1-2 लेक्चर्स आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई नीड 2 to 3 लेक्चर्स टू ब्रिंग यू ऑन दैट लेवल, ठीक है ना। तो मेरे सब्जेक्ट में आई वॉन्ट योर पेशेंस फॉर एटलीस्ट 1 चैप्टर। एक चैप्टर जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, उसमें आपकी गलती नहीं है, सब्जेक्ट ही नया है और ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, आपके दिमाग में 10 डाउट आ जाते हैं, तो आपको खुद को बोलना है कंट्रोल, होता ना वेलकम मूव में उदय उदय, हाँ
आपको उदय शेट्टी बनना है, आपको बोलना है कि कंट्रोल विपुल से सब बताने वाले हैं। एंड यू मेंटेन वन डाउट बुक। मैं आज ही बता रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप डाउट बाजू में लिखते जाओ, धीरे 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 सब ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाएंगे। एंड फिर भी नहीं हुआ तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पे लाइव चैटिंग चल रहा है, या आपको जो व्हाट्सअप का लिंक दिया उसमें आप डाउट एनी टाइम शेयर कर सकते हो। प्लस अपना जो हर वीक गूगल मीट होने वाला है, इसमें भी अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द फर्स्ट लेक्चर, होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।